गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का, जो कि आपका सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। क्या है? मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपका कुल टोटल 52 प्रश्न दिया गया है, जिसमें आपका 30 है जो कि आपका P/Q मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, और बाकी बात जो है उसमें से आपका 2 नंबरिया प्रश्न है और 3 नंबरिया और 5 नंबरिया प्रश्न दिया गया है। ठीक है, जो कि आप लोग का एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, है ना। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि यहाँ पहला नंबर प्रश्न बोला है, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसका सही विकल्प को क्या करना है? चुनना है। ठीक है। तो यहाँ पहला नंबर प्रश्न क्या बोला है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचारण किया? तो कौन किया था दोस्तों? तो वह किया था यूनान स्वतंत्रता संग्राम किया था। कौन किया था? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम किया था। ठीक है, तो आपका पहला का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है, जनतंत्र और सामाजिक गणतंत्र में क्या बोला है, जनतंत्र और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना सपनों का संसार किस फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया था? तो क्या था? जनतंत्र और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर। तो यह सपनों का संसार किस फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया था दोस्तों? तो यह बनाया था आपका फ्रेडरिक सरियन। तो दूसरा के ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, यहाँ बोल रहा है तीसरा नंबर प्रश्न, अर्नस्ट रेनर किस देश के दार्शनिक थे? जो अर्नस्ट रेनर थे दोस्तों, वह किस देश का दार्शनिक थे? तो वह आपका थे फ्रांसीसी के। ठीक है, तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या बोला है, 4 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई और किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया? है ना, तो किस घटना के कारण मतलब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया दोस्तों? तो यह चोरी चोरा क्या लिखा गया, हिंसात्मक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तब का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या लिखा गया है दोस्तों। लिखा गया है आपका, हिंसा का धर्म सभी भारतीय को एकता के सूत्र में बांध सकता है। ठीक है, यह विश्वास किसका था? तो यह विश्वास किसका था दोस्तों? तो यह था आपका महात्मा गांधी का। ठीक है, तो आपका पांचवा के ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो गाड़ियों का उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में कौन किया था दोस्तों? तो वह किया था आपका हेनरी फोर्ड ने। किसने? हेनरी फोर्ड ने, है ना। तो आपका छठा का जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। आपका दिया गया है, 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? तो 1890 में दोस्तों किस देश में रीडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई? तो वह है आपका अफ्रीका। तो आपका सातवां का बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों, डॉन ऑफ द क्या लिखा गया है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो किसका है दोस्तों? वह है आपका औद्योगिकरण का। ठीक है, तो 8वां के सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, 9 नंबर प्रश्न क्या बोला है, स्पिनिंग जेनी मशीन, क्या स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई? तो स्पिनिंग जेनी तो जो था दोस्तों वह आपका जेम्स हरीग्रेव्स के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? जेम्स हरीग्रीव्स के द्वारा बनाई गई थी। आपका तो 9 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या बोला हम, 1876 में प्रकाशित अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी दोस्तों 1876 में? तो वह लिखी थी आपका रससुंदरी देवी ने। किसने? रससुंदरी देवी ने। 10वां के नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला है, आपका बोल रहा है दोस्तों, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से
मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपका पवन अपरदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? पवन अपरदन। तो 11 का आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न क्या बोला है? मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शक्ति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? तो संसाधन का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए दोस्तों? तो वह आपका होना चाहिए न्याय संगत। क्या? न्याय संगत होना चाहिए। तब का हो जाएगा 12 का डी नंबर करेक्ट आंसर है ना। अगला देखते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण और प्रकृति संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो आपका किस श्रेणी को रखा गया है दोस्तों? वह रखा गया है आपका संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्बल जातियाँ, लुप्त जातियाँ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा इनमें सभी जातियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन द्वारा विभाजित में किस श्रेणी को रखा गया है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा 13 का डी नंबर आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। आपका दिया गया है निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आती है? जो निकोबारी कबूतर है दोस्तों वह किस श्रेणियों की जाति में आती है? तो वह आपका आती है स्थानिक जाति है, जो कि आपको आपका घर में या मोहल्ले में मिल जाएगी देखने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या बोला है? बोला है कि कौन सी परियोजना सतलुज व्यवसाय बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो आपका कौन आती है दोस्तों? तो भाखड़ा नागर परियोजना। ठीक है, तो 15 का जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्या लिखा गया 16 नंबर प्रश्न में। पश्चिमी भारत के विशेषकर किस राज्य में पानी का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रह का तरीका आम था? तो पश्चिमी भारत की विशेषकर किस राज्य में दोस्तों? तो आपका है हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में आपका क्या होता है? पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रह, मतलब छत में जो पानी गिरता है दोस्तों उसको मतलब कि छांक कर रखा जाता है। ठीक है, तो वह सबसे पहले मतलब कि संग्रहण का तरीका आम था तो कहाँ पे था? तो राजस्थान में था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न क्या बोला है? बोला है कि भारत सबसे बड़ा उत्पादन देश होने के साथ साथ निम्न में से किस फसल का उपभोक्ता भी है? तो आपका किस फसल का उपभोक्ता है? तो दलहन का। ठीक है, तो आपका 17 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या बोला है? पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो वह किस राज्य में अधिक पाई जाती है दोस्तों? तो वह आपके पाई जाती है राजस्थान में। ठीक है, तो 18 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी आपका 1853 में चलाई गई थी। कब? 1853 है, तो 19 का आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है 20 नंबर प्रश्न में। किस प्रकार के शासन में किस प्रकार के शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित क्या लिखा गया आपका सम्मान दिया जाता है? तो वह इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक में। ठीक है, अगला देखते हैं क्या लिखा गया है। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? तो आपका है दोस्तों सत्ता के क्षैतिज वितरण से। किससे? सत्ता का क्षैतिज वितरण से। तो आपका 21 का जो हो जाएगा वह ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है। किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है? तो आपका संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है। तो किस व्यवस्था के किस शासन व्यवस्था के कारण दोस्तों? तो वह है आपका एकात्मक। ठीक है, तो आपका 22 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न क्या बोला है? निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो आपका किस
क्या लिखा है, किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है दोस्तों? तो आपका 23 का हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है, पंचायती राज्य में। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिवसेना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? तो वह आपका पाई जाती है महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार कैसा होती है दोस्तों? तो वह होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदारी सरकार और वैध सरकार। इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न क्या बोला है, केरल में शिशु मृत्यु दर का होने का एक कारण निम्न में से कौन सा है? तो केरल में शिशु मृत्यु दर होने का एक कारण निम्न में से आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता है ना। तो आगे देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न ही हो जाएगा 26 का सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्या दिया गया है दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र के वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्माण, क्या लिखा गया है, निर्मित की जाती है? तो इसका जो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा द्वितीय क्षेत्रक में। ठीक है, अगला क्या है, बैंक अपने पास जमा राशि का एक बड़ा भाग का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो किसके लिए करते हैं दोस्तों? बैंक एक जमा राशि के बड़ा भाग का उपयोग आपका किसके लिए करते हैं? तो वह करते हैं लोगों को ऋण देने के लिए। क्या, लोगों को ऋण देने के लिए। तो 28 का आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 29 नंबर प्रश्न क्या बोला है, विभिन्न देशों के बाजारों को, क्या, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो आपका निम्न में से कौन सहायक होता है दोस्तों? तो वह होता है आपका विदेशी व्यापार होता है। क्या होता है, विदेशी व्यापार। तो 29 का आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका 30 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, दिया गया है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार नामक कानून कब लागू किया? तो कब लागू किया दोस्तों? तो वह किया आपका अक्टूबर 2005 में किया। ठीक है, कब किया, अक्टूबर 2005 में, है ना। अब हम लोग देखते हैं अगला, जो कि आपका 30 नंबर प्रश्न था तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, है ना, जो कि आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, है ना। यहाँ में से आप लोग के एग्जाम में लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ में से। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो कि आपका 2 नंबरिया प्रश्न दिया गया है ना। क्या लिखा है, खंड ख अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। तो जो खंड ख में है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका यहाँ में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने बोला है ना। जो कि यहाँ पे 8 प्रश्न कुल टोटल पूछा गया है ना। और यहाँ में से आप लोग को देना है एग्जाम में सिर्फ 6 प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्या क्या बोला है क्वेश्चन, नारीवाद से क्या अभिप्रिय है? तो नारीवाद से क्या अभिप्रिय है दोस्तों? तो नारीवाद एक ऐसी दर्शन है जो स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक, क्या लिखा गया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इस दर्शन का क्या उदय 18वीं सदी में जर्मनी में हुआ, जहां महिलाओं को एक लंबे समय से राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। क्या, लंबे समय से राजनीतिक अधिकारी से वंचित रखा गया था, है ना। ये था आपका 31 नंबर का आंसर दोस्तों, है ना। अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न क्या बोला है आपका। 32 नंबर प्रश्न बोला है, पिकेटिंग से क्या समझते हैं? तो पिकेटिंग से हम लोग क्या समझते हैं दोस्तों? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकानदार, क्या लिखा गया है, दुकानदार, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं पिकेटिंग। ठीक है, तो ये था आपका 32 नंबर का आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बोला है आपका, वर्षा जल संग्रह क्या है? तो वर्षा जल संग्रह हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या है,
वर्षा जल संग्रह भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने की तकनीक है। जो वर्षा जल संग्रह है दोस्तों, वह भूमि के अंदर जो जल है उसको बढ़ाने की एक तकनीक है ना। इसमें वर्षा के जल को रोकने और इसका मतलब रोकने और इकट्ठा करने के लिए विशेष ढांचे जैसे कुएं, गड्ढे, बांध आदि का निर्माण किया जाता है। जो बरसात में पानी आती है दोस्तों, उसको मतलब कि इकट्ठा करने के लिए, रोकने के लिए कुएं, गड्ढे, बांधे आदि जैसे निर्माण किया जाता है दोस्तों, जो कि आप लोग जो कि करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा ना केवल जल का संग्रहण होता है, क्या इसके द्वारा द्वारा ना केवल जल का संग्रहण होता है, अपितु जल को भूमिगत होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो जाती है, ठीक है। ये था आपका 33 नंबर का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला 34 नंबर प्रश्न क्या बोला है। भारत की दो शुष्क का लिखा है यहाँ पे खदान फसलें कौन कौन है। तो भारत की दो शुष्क खदान फसलें आपका गेहूं और चावल है। क्या है? गेहूं और चावल है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला 35 नंबर प्रश्न क्या बोला है। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो यह होता है आपका राजनीतिक दल ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो एक जैसे विचार रखते हैं, देश की समस्याओं पर एक मत होते हैं। क्या होते हैं? देश की समस्या पर एक मत होते हैं, है ना। और देश की सत्ता अपना अधिकार क्या करता है, सत्ता क्या लिखा गया, सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, है ना। और उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने और चुनाव लड़ने और संविधान बनाने तथा सरकार के गठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या? संचार के चालन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो ये होता है राजनीतिक दल का अर्थ, ठीक है। तो ये हुआ आपका 35 नंबर का करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या बोला है। संघवाद किया है अथवा संघात्मक शासन व्यवस्था किया है, ठीक है। तो संघवाद सरकार क्या लिखा गया है, देखते हैं। संघवाद सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी शक्तियों का विभाजन एक केंद्रीय सत्ता और इसके विभिन्न इकाइयों में होता है। क्या? इसके विभिन्न इकाइयों में होता है। ये था आपका 36 नंबर का करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न क्या बोला है आपका। बोला है कि विकास से क्या अभिप्रिय है। तो विकास से हम लोग क्या अभिप्रिय है दोस्तों, क्या लिखा गया, सम्मान पूर्ण, स्वस्थ तथा क्या लिखा गया, अधिकारण पूर्ण जीवन जीने की क्षमता तथा इन सभी के लिए अनिवार्य वस्तु को प्राप्त करने की योग्यता को विकास कहा जाता है। और विकास सिर्फ उसकी आय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि साक्षरता, नागरिक अधिकार आदि विकास के अन्य महत्वपूर्ण आधार है। क्या? अन्य महत्वपूर्ण आधार है, ठीक था। तो ये हुआ आपका 37 नंबर का आंसर, है ना। अब हम लोग देखते हैं 38 नंबर प्रश्न क्या दिया गया आपका। दिया गया है विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं दो कार्यों को लिखे। तो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विश्व व्यापार संगठन WTO के दो कार्य हो जाएगा। WTO के व्यापार मतलब कि विश्व व्यापार संगठन, है ना, समझौते को क्या लिखा गया है, कार्यान्वित करना, है ना। अगला क्या हो जाएगा, देश के बीच व्यापार संबंधित बातचीत के मंच के रूप में कार्य करना। तो ये था आपका 38 नंबर का आंसर, ठीक है दोस्तों। ये था आपका 2 नंबरिया प्रश्न, जो कि यहाँ पे कुल टोटल 8 दिया गया है, जिसमें से आप लोग को बनाना है मतलब कि 6 बनाना है। लेकिन यहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग एग्जाम दीजिएगा उस टाइम आप लोग क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें आप लोग 8 प्रश्न दिया रहेगा 2 नंबरिया प्रश्न, उसमें से आपको बनाना है सिर्फ 6 प्रश्न, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर मतलब 3 नंबरिया क्वेश्चन, जो कि आगे दिया गया है। इसमें भी खंड ग लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न है ना। किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने बोला है। यहाँ भी 8 प्रश्न दिया गया है दोस्तों, 8 में से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है, ठीक है। तो आप लोग के एग्जाम में सही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आठों का आठों जो प्रश्न दिया गया है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह मॉडल प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो आपका 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या दिया गया है अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। तो नेपोलियन ने क्या बदलाव किया दोस्तों, वह किया कि फ्रांस की क्रांति के समय, जो फ्रांस का क्रांति हो रहा था दोस्तों उस समय 1789 से 1815, जहाँ कहीं भी फ्रांसीसी सेनाएं गए, उन्होंने राष्ट्रवाद की विचारधारा को, क्या लिखा गया आगे, राष्ट्रवाद की विचारधारा को अवश्य फैलाया। अपने साम्राज्य के इस विस्तृत क्षेत्र, जिसमें हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी आदि सम्मिलित थे, नेपोलियन ने अनेक, क्या लिखा गया है, नेपोलियन ने अनेक प्रशासनिक सुधार किए, है ना, किए, जो वहाँ वह पहले अपने देश फ्रांस के कर चुका था। ये सब कुछ, क्या लिखा गया है, उन्हें प्रशासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और उनमें कुशलता लाने के लिए किया। उनका यह सुधार 1804 के सिविल कोड के नाम से प्रसिद्ध है। कई इतिहासकार इस कानून क्या लिखा गया है, संहिता को नेपोलियन कोड के नाम से भी क्या करते हैं, पुकारते हैं। नेपोलियन सिविल कोड के नाम से क्या करते हैं, पुकारते थे। ये था आपका 39 नंबर का आंसर, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया गया है, इसका और टॉपिक दिया गया है दोस्तों, इधर देखिए। क्या नेपोलियन द्वारा किए गए प्रमुख प्रशासनिक सुधार निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से सुधार किए थे नेपोलियन बोनापार्ट दोस्तों, तो वह किए थे, जन पर आधारित उद्देश्य अधिकार समाप्त कर दिए गए और कानून के सामने सबकी बराबरी की नियम को लागू किया गया, है ना। और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया और प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया और सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया, है ना। और क्या किया गया दोस्तों, और किया गया किसानों को भू दास्तों और क्या लिखा गया है, जागीरदारी शुल्कों से मुक्त दिलाई गई, ठीक है। अगला क्या है, अगला पॉइंट आपका दिया गया है, शहरों में भी क्या लिखा है, कारीगरों के श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया, है ना। और क्या किया गया, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया और किसानों, मजदूरों, कारीगरों और नए उद्योगपतियों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान की गई और मानव नापतोल के पैमाने चलाए गए और एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई, है ना। क्या, एक राष्ट्र मुद्रा भी चलाई गई, ठीक है। और क्या चलाई गई, एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियतें दी गई, क्या सहूलियतें दी गई, ठीक है। तो ये था आपका 39 नंबर का आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न। क्या बोला है, बताइए कि, क्या बोला है, बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। तो किस प्रकार मदद की दोस्तों, हुआ कि आपका स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों को में परंपरागत, क्या लिखा है, किस्म का सैनिक हथियार, तो कई
कोई था ही नहीं, है ना। यह हथियार तो चेक जैसे कीटाणु थे जो, क्या लिखा गया, कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोग के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की, क्या लिखा गया है, बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई, है ना, साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चेचक में आने वाले इसने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला, है ना, पूरे समुदाय को ही खत्म कर डाला। अगला क्या प्रश्न, अथवा 1929 ईस्वी महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, तो वह क्या प्रभाव पड़ा, तो वह पड़ा आपका पटसन से टाट की बोरियां बनाई जाती थी। और 1929 की महामंदी के कारण औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी हो गई। इसके कारण बोरियों की मांग बहुत घट गई तथा पटसन की कीमतों में 60% की कमी हो गई। इससे पटसन उगाने वाले किसानों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई तथा वे कर्ज में डूब गए, है ना, वे कर्ज में डूब गए। अगला क्या है, 41 नंबर प्रश्न, भारत में वन और वन जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो भारत में वन और वन जीवों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है दोस्तों क्योंकि वन और वन जीव संरक्षण से परिस्थिति विविधता बनी रहती है। इसके संरक्षण से हमारे जीवन को साध्य रखने वाले संसाधनों को बनाए रखा जा सकता है। जीवन साधन संसाधनों में जल, वायु तथा मृदा को शामिल किया जाता है। क्या मृदा को शामिल किया जाता है। अगला क्या है, विभिन्न जातियों प्रजातियों में गुणवत्तापूर्ण जनन के लिए वनस्पति एवं वन्य जीव की जोश विविधता को संरक्षित रखती है। समुदायों में मछली पालन बनाने रखने में, क्या मछली पालन बनाए रखने में सहायता करती है। क्या चीज़ सहायता करती है, तो वन और वन जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो इसमें आपका सहायता करती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला है, इसमें खनिजों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। तो इसमें खनिजों की संरक्षण की क्या आवश्यक है, और फिर आगे क्या, अथवा खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, क्यों आवश्यक है, और खनिजों के संरक्षण की किन्हीं 3 विधियों की व्याख्या करने भी बोला है। 3 विधियों की व्याख्या करने बोला है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका, खनिजों के एक बार उपयोग करने के उपरांत उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता। खनिजों का दुरुपयोग किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है ना। अगला क्या है, खनिजों के संरक्षण की 3 विधियां। तो खनिजों का उपयोग सुनियोजित, क्या, सुनियोजित ढंग से करना चाहिए। और खनिजों को बचाने के लिए उनके स्थान पर अन्य वस्तु का उपयोग के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ जैसे संभव हो धातुओं के चक्रीय उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे लोहे को गलाकर लोहा बनाना, सोने को गलाकर सोना बनाना आदि। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया गया आपका। अगला प्रश्न,
अथवा कृषि आधारित उद्योगों और खनिजों आधारित उद्योग में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका कृषि आधारित उद्योगों और खनिज आधारित उद्योगों के अंतर। तो यहाँ एक तरफ लिख लेना आप लोग को कृषि आधारित उद्योगों और एक तरफ लिखना है खनिजों आधारित उद्योगों, ठीक है। उसके बाद अंतर देना है कि कृषि आधारित उद्योगों में क्या होता है और खनिज आधारित उद्योगों में क्या होता है। तो चलिए पहले हम लोग कृषि आधारित उद्योग को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया है इसका आंसर, ए नंबर में दिया गया है कृषि आधारित उद्योग में उद्योग है जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और क्या लिखा गया है जंतु उत्पादों का उपयोग करना, ठीक है। अगला क्या है सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन क्या लिखा है पटसन, रेशम वस्तु, रबर, चीनी, चाय कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग कृषि आधारित उद्योग। अगला क्या है ख नंबर में खनिज आधारित उद्योग। तो उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, है ना। लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन और औजार तथा क्या लिखा गया है पेट्रो रसायन, क्या पेट्रो रसायन उद्योग खनिज आधारित उपयोग के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपका दिया गया है 43 नंबर प्रश्न में दोस्तों दिया गया है कि आपका श्रीलंका और श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करने बोला है। जो श्रीलंका है दोस्तों उसका जातीय बनावट की व्याख्या करने बोला है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, यह हो जाएगा श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट में, जो कि भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है ना। श्रीलंका भारत के दक्षिणी तट पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना। इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है और श्रीलंका की जो आबादी है दोस्तों वह 2 करोड़ की लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर, जो कि हमारा भारत का हरियाणा राज्य है उसके बराबर है ना। बेल्जियम की ही भांति यह भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं। बेल्जियम में भी क्या दोस्तों, बेल्जियम की ही भांति श्रीलंका में कई जातीय समूह के लोग रहते हैं और देश की आबादी के कुछ 74% भाग सीलियों का है, जबकि कोई 18% लोग तमिल हैं। बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जातीय समूह जैसे ईसाइयों और मुस्लिमों का है। देश के उत्तरी पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक है। जो श्रीलंका देश है दोस्तों उसके उत्तरी पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक है और जबकि देश की बाकी हिस्सों में सिहली लोग बहुसंख्यक में है। यदि श्रीलंका के लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की भांति अपनी जाति मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहाँ बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिलियों ने अपनी बहुसंख्यकवाद को दूसरों पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 44 नंबर प्रश्न क्या बोला है। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम में मिलती जुलती एक विशेषता, क्या लिखा गया है विशेषता, और उससे अलग एक विशेषताएं को बताएं, ठीक है। उससे अलग एक और विशेषताएं को बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिली जुली एक विशेषता दो भारत और बेल्जियम की संघीय शासन व्यवस्था में गठन का तरीका एक सा है, अर्थात यह सबको साथ लेकर चलने की संघात्मक सरकार है, जहां राज्यों की तुलना में केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली है और भारत की संघीय सरकार में बेल्जियम से अलग एक विशेष भारत में तीसरे स्तर पर बेल्जियम की भांति कोई समुदाय सरकार नहीं, जो अलग अलग जातीय संस्कृति और शैक्षणिक और भाषाई हितों की रक्षा करती हो, ठीक है। ये था आपका 44 नंबर का आंसर, है ना, जो कि आपका दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का होता है दोस्तों उसमें बार बार यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे आगे क्या है। हाथवा में करके दिया गया है लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधताओं को संभालता है और उनके बीच समंजस बढ़ता है। तो कब बढ़ता है दोस्तों, तो वह आपका हो जाएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विश्व भर में कोई एक ऐसा देश नहीं जहां धर्म, जाति, भाषा या
आर्थिक स्थिति में आधार पर कोई भेदभाव न हो, परंतु यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है कि हर प्रकार की विविधताओं और विभिन्नताओं में विविधताओं और विभिन्नताओं में आपसी क्या लिखा गया है, आपसी सामंजस्य पैदा किया जाता है। ठीक है, अगला दिया गया टॉपिक वाइज टॉपिक क ख ग करके। ठीक है, तो उसको हम लोग चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, यह लोकतंत्र में ही संभव है कि विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग को भी अपनी भाषा विकसित करने का मौका दिया जाता है। हर बार भाषा के लोग अपने निजी स्कूल खोल सकते हैं और अपनी अपनी भाषा को प्रदर्शन क्या प्रोत्साहित दे सकते हैं। दिल्ली में कई तमिल स्कूल है, उर्दू भाषा में शिक्षा देने वाले स्कूल है, पंजाबी तथा अन्य भाषाओं में शिक्षा देने वाले स्कूल है। सब मिलकर प्यार से शिक्षा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्या ख नंबर में, लोकतंत्र में ही यह संभव है कि अन्य क्या लिखा है, संभव है कि यह हर आर्थिक तबके के लोगों को बराबर का वोट का अधिकार है और उसमें अमीरों गरीबों का कोई अंतर नहीं रखा जाता है। अगला क्या है, यह लोकतंत्र में ही संभव है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी बराबर का वोट का अधिकार है। मतलब कि पुरुषों के साथ साथ मतलब कि पुरुष के तुलना में महिलाओं को भी वोट का अधिकार है। ठीक है, को अपने व्यवस्था चुनने का पूर्ण अधिकार है, व्यवस्थाएं चुनने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, और घ नंबर में क्या है, यह लोकतंत्र में ही संभव है कि हर धर्म के लोग अपने धर्म स्थान बना सकते हैं और अपने ही ढंग से पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका 44 का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आप लोग आगे क्या दिया गया। 45 नंबर में आपका दिया गया है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं की किस प्रकार मदद करता है, किन्हीं 3 तरीकों का उल्लेख करने बोला है। तो क्या क्या हो जाएगा उसका तरीका दोस्तों, तो इसका आंसर दिया गया है क्या, ये सभी उपभोक्ताओं का क्या लिखा गया है, मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत क्या लिखा है, अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। और ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। क्या वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। अगला क्या है, ऋण के अनौपचारिक और औपचारिक क्या लिखा है, औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है, अथवा शाखा के प्रमुख स्रोत की व्याख्या करने बोला है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा शाखा के प्रमुख स्रोत कौन कौन है, अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऋण के औपचारिक स्रोत। तो औपचारिक स्रोत में क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है, इसके अंतर्गत ऋण के वे स्रोत शामिल होते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। क्या सरकार द्वारा क्या होते हैं दोस्तों, यह पंजीकृत होते हैं और इन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है ना, पालन करना पड़ता है। ये स्रोत है बैंक और सहकारी समितियों का। ठीक है, और ख नंबर में क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज पर नजर रखता है। ठीक है, जो है भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों, वह आपका ऋण के औपचारिक स्रोतों में के कामकाज पर नजर रखता है ना। और इसका उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी है। क्या है, लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं ऋण के अनौपचारिक स्रोत। क्या ऋण के अनौपचारिक स्रोत, औपचारिक हम लोग देख लिए हैं और अनौपचारिक हम लोग चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका। तो अनौपचारिक स्रोत में आपका आता है, इसके अंतर्गत वे छोटी और चिटपुट इकाइयों शामिल होती है जो सरकार के नियंत्रण के प्राय बाहर होती है, सरकार के नियंत्रण के बाहर होती है। और यह यद्यपि इसके लिए भी सरकारी नियम और विनियम होते हैं, परंतु यह उसका पालन नहीं किया जाता है। ये स्रोत है साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता और मित्र आदि का। ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा कोई गठन नहीं है जो ऋणदाताओं की ऋण क्रियाओं का निरीक्षण करता है। ठीक है, और इसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जो औपचारिक ऋण होता है दोस्तों, इसका मात्र एक उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है, जो कि साहूकार, व्यापारी और नियोक्ता और मित्र आदि करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है।
दिया गया आपका आवश्यकता के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जब एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरे व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता है। इससे क्या लिखा गया है, इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। जैसे एक जूते बनाने वाले किसान को जूते देकर गेहूं प्राप्त करना चाहता है। यदि किसान को जूते की जरूरत है और उसके पास मोची को देने के लिए फालतू गेहूं है, तो इसे आवश्यकताओं का संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला, जो कि आपका है खंड घ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है ना। इसमें से बोला कि नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, जो कि हर प्रश्न का 5 अंक दिया जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 47 नंबर प्रश्न क्या बोला है। पहली विश्व युद्ध, क्या बोला है, पहली विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय विकास, क्या लिखा गया, राष्ट्रीय आंदोलन का विकास में किस प्रकार योगदान दिया दोस्तों? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, प्रथम विश्व युद्ध में भारी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया और यूरोपीय देशों के स्वतंत्र वातावरण और लोकतांत्रिक संगठनों का उन पर प्रभाव पड़ा। युद्ध के अनुभव से उन्हें अपने क्षमता पर विश्वास हुआ, वे अपने देश में भी लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। राजनीतिक जागृत और आत्मविश्वास की प्रबल भावना पहले विश्व युद्ध के बाद विकसित हुई। क्या? पहले विश्व युद्ध के बाद विकसित हुई। अगला क्या है आपका, अगला पॉइंट, युद्ध व्यवसाय की पूर्ति के लिए ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों पर अतिरिक्त कर भार आरोपित किए, जिनके परिणाम स्वरूप उपनिवेशों में विकट आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई। सरकार की आर्थिक नीतियों से वस्तुओं की कीमतें अत्यंत, क्या लिखा गया है आपका, लिखा गया है अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। ठीक है। अगला प्रश्न क्या, अगला टॉपिक क्या दिया गया है, देश के कई भागों में फसलें नष्ट हो गई और देश के कई भागों में फसलें भी नष्ट हो गई भागों में। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप खननों की कमी हुई, क्या, खदानों की कमी हो गई तथा कई क्षेत्रों में अकाल पड़ गया, और कई क्षेत्रों में क्या हो गया, अकाल भी पड़ गया। ठीक है। इसी बीच प्लू जैसे महामारी फैल गई, जिससे भारी संख्या में लोग मर गए, है ना, भारी संख्या में लोग भी मर गए। अंग्रेजी सरकार ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां पर रोक लगाने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ईस्वी में लागू किया। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन कम होने के बजाय और तेज हो गया। क्या हो गया? और तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है। अगला क्या है, उपयुक्त परिस्थितियों के प्रति सरकार का रूप ना सिर्फ उदासीन बल्कि असहयोगात्मक रहा, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में सरकार के प्रति क्या फैल गया, वो फैल गया आपका असंतोष और विद्रोह का भाव पनपा तथा लोग राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए मजबूत हुए। ठीक है। अगला क्या है, अगला प्रश्न आपका 48 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? तो क्या किया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कच्चा माल खरीदने के लिए बुनकरों को पेशगी के रूप में कर्जा दिया। इस प्रकार उन्होंने बुनकरों को अस्थायी रूप से कर्ज के जाल में फंसा लिया। ठीक है। कंपनी ने वेतनभोगी गुमास्तों की नियुक्ति की, जो कपास के उत्पादन और बुनकरों द्वारा बनाए जाने वाले रेशम की निगरानी करते थे। ठीक है। अगला क्या है, वे यह भी देखते थे कि बुनकरों अन्य यूरोपीय कंपनियों तथा या स्थानीय भारतीय व्यापारी के लिए तो काम नहीं करते हैं, है ना, ये भी देखा जाता था। ठीक है। इस प्रकार क्या लिखा गया है, इस प्रकार इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय बुनकरों से रेशम और कपड़े की नियमित आपूर्ति
मिलती रहती थी, ठीक है। अथवा मुर्दा संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? तो क्या मदद की दोस्तों? मुर्दा संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास के नियमित प्रकार से मदद की। तो मुर्दा संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास से महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना। यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावना का क्या लिखा गया है? परास आधुनिक आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार तथा जनसाधारण जैसे जागृति का विकास हुआ, ठीक है। अगला क्या है? प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया, है ना। मुर्दा ने जनसाधारण को स्वतंत्र के लिए सर्वोच्च संपन्न करने की प्रेरणा दी, है ना, प्रेरणा दी। और बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ, अगला क्या है? आनंद मठ जिसे आधुनिक बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है, और उनका गीत वंदे मातरम भारत के जन जन के लिए स्वाधीनता एवं देशभक्ति का स्रोत बन गया, है ना। अतः मुर्दा संस्कृति के विकास ने भारतीय के आत्म गौरव और देश प्रेम का जागृत करने उन्हें सावधानता के मार्ग की ओर अग्रसर किया। आपका 49 नंबर प्रश्न बोला है दोस्तों, क्या बोला है? एक पेयजल का नाम बताएं तथा उनको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें, ठीक है। तो चाय की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें एवं इसके 4 प्रमुख उत्पादन राज्यों के नाम लिखिए, है ना। तो इसका हो जाएगा चाय पेय फसल है, इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। कौन कौन हो जाएगा? तो इसकी कृषि हेतु लेटराइट मिट्टी वाले ढलान भूमि उत्तम होती है, ठीक है। इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है, ठीक है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है, ठीक है। और 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा भी चाहिए इसके लिए, है ना। अगला क्या हो जाएगा आपका? चाय के 4 प्रमुख उत्पादन राज्य कौन कौन है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या दिया गया है? रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्व को समझाए बोला, है ना। तो रेल की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है ना। अधिक ढलान पर्वता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है ना। अगला नंबर में आपका हो जाएगा, अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तु के परिवहन में सड़क मितवर्तीय है, ठीक है। यह घर घर सेवा उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतराने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा दोस्तों? सड़क परिवहन अन्य परिवहन संसाधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु समुद्री पत्तनों को जोड़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 50 नंबर प्रश्न क्या बोला है दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न आपका बोला है कि राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। जो राजनीतिक दल होता है दोस्तों, वह उसे कैसे सुधारा जा सकता है, अथवा राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए 4 सुझाव दे बोला है, ठीक है। और राजनीतिक दलों को सुधार के उपयोग की चर्चा करे बोला है, ठीक है। चर्चा भी करना है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? चूंकि दल की लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दल को ही दोषी ठहराते हैं। अतः चुनौतियों का सामना करने के लिए दलों को सुधारने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है। तो कौन कौन से सुझाव निम्नलिखित है दोस्तों? देखते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है।
संविधान में संशोधन भी किया गया है दोस्तों, और नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायिका को अपनी सीट भी गंवानी होगी, उन्हें इसे बनवाना होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए क्या दिया गया, आदेश जारी किया है कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्या है, चुनाव आयोग एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव करना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी कर दिया है। राजनीतिक दल एक निश्चित अनुपात में महिलाओं को टिकट दे, दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ठीक है, अगला क्या है आपका, इसके अलावा राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाकर जैसे आंदोलन और मीडिया आदि के द्वारा भी संभव हो सकता है। इस प्रकार लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। क्या इस प्रकार लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। तो यह है आपका 50 का उत्तर। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न का यह है आपका उत्तर। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया गया अथवा में राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं और राजनीतिक दलों के सापेक्ष समक्ष वंशावद की चुनौतियां क्या है ना। तो राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित 4 चुनौतियां हैं। कौन कौन दोस्तों, तो वह है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, जो कि राजनीतिक दलों में पर्याय आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। इसका अपर्याय है यह है कि दल की संपूर्ण शक्ति उसके क्या लिखा गया है, शीर्षस्थ नेताओं के हाथ में सिमट जाती है और शीर्षस्थ नेताओं द्वारा सामान्य कार्यकर्ताओं को अंधेरे में रखा जाता है तथा पार्टियों के नाम पर सारे फैसले वे स्वयं लेते हैं और उनसे असहमति रखने वाले व्यक्ति के पास पार्टी छोड़ने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं होता है। सिद्धांतों के स्थान पर नेता ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अगला ख नंबर में है वंशावद की चुनौतियां। तो इसका क्या हो जाएगा, वंशावद की चुनौतियां। अधिकांश दलों में नेताओं द्वारा अपने परिवार के लोग को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों, होता है एक समान कार्यकर्ता के नेता बनने का अवसर खत्म हो जाते हैं। दूसरे इससे अनुभवनीय तथा बिना जनाधार वाले लोग शीर्ष पद पर पहुंच जाते हैं, है ना। अगला क्या है, पैसा और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव, है ना। तो राजनीतिक पार्टियों का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना होता है, अतः इसके लिए वे पैसे और बाहुबल के प्रयोग से नहीं हिचकिचाते हैं, है ना। इससे पार्टी पर अमीर लोगों तथा अपराधी तत्वों का प्रभाव बढ़ने लगता है तथा पार्टी के सिद्धांत पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ठीक है, अगला क्या है आपका, जाति एवं संप्रदाय की वध्यता, है ना, वध्यता। तो कई दलों किसी खास जाति या संप्रदाय का प्रभुत्व होता है। अपने सिद्धांतों को व्यापक जनधारा तक ले जाने के लिए राजनीतिक दल इन तत्वों से छुटकारा पाने में चाह कर भी असमर्थ होते हैं। ठीक है, असमर्थ होते हैं, है ना। 51 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, वह क्या करे कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करते हैं। तो किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र आपका किस प्रकार योगदान देते हैं दोस्तों, तो वह देते हैं। तो इसका 51 का आंसर हो जाएगा आपका उत्तर, सार्वजनिक क्षेत्र का होना अनिवार्य है। इसके प्रमुख कारण निम्न है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, तो यह है सार्वजनिक क्षेत्र बहुत ही आवश्यक वस्तुओं को उचित दामों में उपलब्ध करवाता है, जो कि निजी क्षेत्र कभी भी नहीं करा सकता। सार्वजनिक क्षेत्र भारी उद्योगों का निर्माण कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत से धन की आवश्यकता होती है और निजी क्षेत्र में ऐसा करना प्रायः असंभव सा होता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लोगों की सेवा करना होता है, क्योंकि लाभ कमाना उनका ध्येय नहीं
जबकि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अपने लाभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है ना, सिर्फ निजी क्षेत्र सिर्फ लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। अगला क्या है, घ नंबर में सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिकतम सरकार का नियंत्रण होता है ना, इसलिए क्या लिखा है, जन साधारण के कल्याण हेतु वह कई बार अपने पास से भी व्यय करके लोगों के भले के लिए अनेक वस्तुओं का उत्पादन कर देते हैं। लोग को कई बार गेहूं, चावल आदि वस्तुओं को सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सस्ते दामों पर भी उपलब्ध करा देती है, ठीक है। रेलवे, डाकघर, बड़े बड़े अस्पताल, कारखाने आदि सरकार द्वारा की जाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कुल मुख्य सार्वजनिक गतिविधियां हैं, जिससे जनसाधारण को बहुत सा लाभ रहता है। लगभग सभी सार्वजनिक क्षेत्र भी की गतिविधियां देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, इसलिए उनका होना अनिवार्य है। ये था आपका 51 नंबर का आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अथवा करके क्या दिया गया है, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे, है ना, क्या कारण थे तो बोला है, ठीक है। इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती है, तो क्यों हटाना चाहती है दोस्तों, तो विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर भारतीय सरकार द्वारा अवरोधक लगाए जाने के कारण निम्नलिखित है। तो कौन कौन है दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया ताकि विदेशी स्पर्धा से देश के उत्पादों को संरक्षण प्रदान किया जाए। प्रतिस्पर्धा से भारत के नौ उदित उद्योग ठप पड़ सकते थे, है ना। ऐसे में यही उचित समझा गया कि केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाए जिनके बिना काम चलाना कठिन है और जो विकल्प अनिवार्य है, जैसे कि मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम आदि, ठीक है। अगला क्या है, भारतीय सरकार द्वारा अवरोधों को हटाने के निम्नलिखित कारण, कौन कौन कारण थे दोस्तों, वह थे भारत सरकार ने सोचा कि वह समय आ गया जब भारतीय उद्योगपति प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में सक्षम हो चुके हैं, ठीक है। इस प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय उत्पादक अपने मामलों में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे ताकि उनका माल विदेशों में बड़ी मात्रा में बिक सके, ठीक है। अगला क्या है, एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा चीज़ों की गुणवत्ता बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होगी, ठीक है। अगला है आपका, इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने 1991 से धीरे धीरे आयात पर लगे हुए बहुत से प्रतिबंधों को हटाना शुरू कर दिया। इससे यह लाभ हुआ कि भारत में अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपना निवेश करना शुरू कर दिया और भारतीय खरीदार को भी विभिन्न प्रकार के सामान और सस्ते दामों में मिलने लगा, है ना। ये था इसका उत्तर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो कि आपका 52 नंबर प्रश्न है, जो कि लास्ट नंबर प्रश्न है ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है, मानचित्र में प्रसिद्ध खनिज उत्पादन केंद्र एवं पतन के नाम का मिलान करने बोला है, ठीक है। हजारीबाग, अजमेर, लौह अयस्क क्षेत्र, चेन्नई और मंगलुरु दिया गया है, क्या मंगलुरु दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो है हजारीबाग वह हो जाएगा आपका एक में भरा जाएगा, ठीक है। अजमेर आपका भरा जाएगा, दिया गया है 1 2 3 4 5 दिया गया है ना। तो आपका जो एक में है दोस्तों यह भरा जाएगा अजमेर, और दूसरा में हजारीबाग, और तीसरा में लौह अयस्क क्षेत्र, और चौथा में चेन्नई, और पांचवा में भरा जाएगा आपका मंगलुरु, क्या आपका पांचवा मंगलुरु, जो कि आपका यहाँ पे है स्थित, ठीक है। और पहला में आपका क्या भरा जाएगा दोस्तों, वह भरा जाएगा आपका अजमेर भरा जाएगा, जो कि आपका किसमें है, आपका यहाँ पे, ठीक है। और आपका क्या है दूसरा में हजारीबाग, जो कि आपका झारखंड में है ना, यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अगला क्या है आपका लौह अयस्क क्षेत्र, जो कि आपका झारखंड में ही स्थित है, जो कि यहाँ पे आपका है, ठीक है। और आपका क्या है दोस्तों चेन्नई, जो कि यहाँ पे आपका चौथा नंबर में चेन्नई हो जाएगा, और पांचवा नंबर में मंगलुरु हो जाएगा, जो कि यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये था आपका 52 वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। क्या था, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दिया गया था, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते ही है कि दोस्तों कि 25 से 30% जो क्वेश्चन होता है दोस्तों वह आपका मॉडल प्रश्न पत्र से डायरेक्ट उठा के दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे इससे और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।